इस रोमांटिक रिवेंज स्टोरी के स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन ईचिन की एंट्री दिखाई जाती है, जिसके कि मॉम डैड के कार एक्सीडेंट के कुछ महीनों बाद वो कंपनी को फाइनली अच्छे से संभालने लगी थी। ईचिन यहाँ पर अपने दिल पे पत्थर रखते हुए अपने मॉम डैड के इस कंपनी को आगे बढ़ाने का हिम्मत करती है, लेकिन उसकी सौतेली सिस्टर याओ को ये बात मंजूर नहीं थी। ईचिन पूरी भीड़ में ऐसे साइन कर रही होती है और यहाँ पर वो अनाउंस करती है कि आज से वो अपने कंपनी की पूरी तरीके से सीईओ होने वाली है। सब उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर याओ उससे जेलस फील करते हुए आती है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ऑफ़र करती है। और जैसे ही वो उसे ड्रिंक करती है उसे नशा होने लगता है। वो समझ नहीं पाती है कि उसकी खुद की बहन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब जाकर के याओ अपने असली औकात में आती है और उसे कहती है कि मुझे हमेशा ही तुमसे जेलस होता था। भले ही मैं अपनी फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर थी, लेकिन मुझे भी हर वो हक चाहिए जो कि हक तुमसे मिला है। ऐसे बोल करके वो कहती है कि अब तुम मेरे लिए मिस्टर गू के बेबी को लेकर के बॉन्ड करोगी और फिर तुम मेरे किसी काम की नहीं रहोगी। उसने उसे ये नशे का दवा दिया हुआ था, इसी वजह से वो उसे वहाँ से अब उठा करके लेकर के जाती है एक होटल के कमरे में। उस होटल के कमरे में जहाँ पर कि थोड़ी ही देर में गू काफ़ी ड्रंक कंडीशन में आता है और उसे वो ड्रंक कंडीशन कराने वाली कोई और नहीं याओ ही थी। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के एंटीडोट बनते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हालांकि अगली सुबह उसके जगने से पहले ही यहाँ पर उसे गायब कर दिया गया था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ईचे ने एक बेबी को बॉर्न किया था, लेकिन या उसे झूठ बोल देती है कि तुम्हें डेड बेबी बॉर्न हुआ है। वो अपने बच्चे को मिलना चाहती थी, उसने उसे रोते हुए सुना था, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और यहाँ पर अपने सेक्रेटरी और पर्सनल बॉडीगार्ड को ईचिन को जान से मार देने के लिए कहती है ताकि वो उसके लिए खतरा न बन सके। इसके बाद ईचिन के बेबी को लेकर के वो पहुँच जाती है गू के पास। पैटर्निटी टेस्ट कराने के बाद वो गू का ही बेबी निकलता है, तो मजबूरी में यहाँ पर वो याओ से शादी कर लेता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए। फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग ईचिन को देखते हैं जो कि उस एक्सीडेंट में, उस हमले में बच गई थी और प्लास्टिक सर्जरी करा करके अब वो याओ की दुनिया में आती है उससे रिवेंज लेने के लिए। गू का क्लब था और वो क्लब यहाँ पर चलाया करता था जिसे कि याओ भी संभालने का काम करती थी। वहाँ पर ईचिन जॉब लेकर के काम करने आती है। एक कस्टमर वहाँ पर हंगामा कर रहा होता है, तभी वहाँ पर संभालते हुए कैसे न कैसे करके ईचिन यहाँ पर आती है और अपना जॉब पूरा करती है, कस्टमर्स के गुस्से को कूल डाउन करती है। जिस दिन से ईचिन ने यहाँ पर जॉब ज्वाइन किया था उस दिन से यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स नए नए आने लगे थे। वो बहुत सारे वाइन्स अच्छे अच्छे बनाया करती थी, जो कि वाइन्स यहाँ पर उसके लिए काफ़ी काम आते थे। यहाँ पर ईचिन की नज़र गू पर थी, उसे गू को पटाना था याओ से सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने के लिए, लेकिन उसे पता था कि गू जैसे बंदे इतनी आसानी से भाव देने वाले हैं नहीं। दैट्स वाई वो अलग ही प्लान कर रही होती है। वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन करके गू के सामने जाती है, इनोसेंट बन के। याओ को ईचिन से चिढ़ थोड़ी इसलिए रहती थी क्योंकि वो उसे अपनी बहन की तरह दिखा करती थी। इधर ईचिन अपना कस्टमर संभालने का काम कर रही है। गू के नज़र में आना उसे पता है कि कैसे है, अच्छी बन करके वो ये सब कुछ कर रही है। कुछ कस्टमर्स यहाँ पर ईचिन के साथ फ्लर्ट करने का भी कोशिश करते थे, लेकिन वो उन्हें भाव ही नहीं दिया करती थी। एक दिन वो याओ के पर्सनल सेक्रेटरी को किडनैप कर लेती है। उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे याओ की सच्चाई नहीं बताई 5 इयर्स बिफोर की कि उसने उस बच्चे के साथ क्या किया था, तो मैं तुम्हें मार डालने वाली हूँ।
यहाँ पर वो बंदा घबरा जाता है और सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने यहाँ पर याओ के लिए ईचिन को मार डाला था और उसका बेबी ज़िंदा है जो कि गू के पास है और उसने गू से वो बेबी को ही दिखा करके शादी कर लिया। जब ये सारी बातें उसे पता चलती है तो वो तो शॉक में ही हो जाती है, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर अब अगले दिन उसका काम था गू के नज़र में आना। जैसे वो उसके सामने आता है तो वो यहाँ पर ये कर देती है, ग्लास तोड़ देती है और गू ये देखते ही उसे अपने लिए भी ड्रिंक बनाने के लिए कहता है। यहाँ पर जैसे ही ईचिन ऐसा करती है उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे इम्प्रेस करने का कोशिश कर रही है, लेकिन ईचिन जानती थी ऐसे वो पटने वाला नहीं है। इसी वजह से वो वहाँ पर उसे इतना नॉर्मली बिहेव करती है जैसे कि वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। बातों बातों में यहाँ पर उनके बीच ताश खेलने का बेट लग जाता है, क्योंकि गू कभी हारा नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर वो ईचिन को भी अपने साथ खेलने के लिए कहता है। ईचिन ने इतने सालों में काफ़ी कुछ खुद को बदला था, यहाँ पर ये बात उसे नहीं पता था। अब यहाँ पर जैसे ही गेम शुरू होता है तो काफ़ी रोमांटिक तरीके से जो ईचिन थी वो गू के साथ गेम खेल रही थी। वैसे तो वो जीत ही रही होती है, बट एट द एंड वो जानबूझ करके उसकी नज़र में आने के लिए हार जाती है। और यहाँ पर जैसे ही ऐसा होता है तो गू को लगता है कि क्या सच में वो हार रही है। उसका सर था कि अगर वो हारेगी तो यहाँ पर उसे खुद को अनड्रेस करना पड़ेगा। वो ऐसा ही करने लगती है, लेकिन गू आ करके उसे रोक लेता है। जैसे वो ईचिन के पास जाता है तो उसे एक अजीब सा फील होता है कि इसकी बॉडी स्मेल इतनी फैमिलियर सी क्यों है, लेकिन वो फिर भी उससे कुछ नहीं पूछता है और फिर वहाँ से चले जाता है। हम लोग इधर देखते हैं ईचिन अपने घर के पुराने बटलर के साथ मिल करके ये सब कुछ प्लान कर रही है। एक्चुअल में ईचिन से अकेले तो वैसे भी कुछ होने नहीं वाला था। ये बटलर उसके लिए बहुत ही लॉयल था, उसकी फैमिली का अच्छा बटलर था। तो वो उसे कहती है कि अब मुझे तुम्हारी आगे चल के हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो तो उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। तो जो भी ईचिन कह रही थी वो सब कुछ कर रहा होता है। वो कहती है कि ऐसे बंदों के पीछे लड़कियों की लाइन लगी होती है, हमें कुछ अलग करना होगा। और लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऑलरेडी जो गू है वो ईचिन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। अगले दिन कुछ गुंडे लोग गू के क्लब में जा कर के तमाशा कर रहे होते हैं और पैसा वसूली करने के लिए ड्रामा कर रहे थे। वो भी अपने गार्ड्स के साथ आता है, लेकिन इनके पास गन था। वो लोग गू पर गन तान देते हैं और पैसा देने के लिए बोलते हैं। तभी ईचिन आकर के सिचुएशन को संभाल लेती है। एक्चुअल में उसी ने इन गुंडे लोगों को हायर किया था गू की नज़र में अच्छा बनने के लिए। उनके जाने के बाद गू को वो गन देती है। गू उसे कहता है कि ये मुझे इम्प्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी ईचिन अपने हस्बैंड के पास चली जाती है। वो अपने बटलर को बोली थी कि तुम हस्बैंड बन करके आओगे, मुझे यहाँ पर गू के सामने इस तरीके से दिखाना है कि मैं मैरिड हूँ। वो अपना चाल चल रही होती है। तो यहाँ पर उसका बटलर उसका हस्बैंड बन करके आता है। अब गू को लगने लगता है कि क्या सच में वो यहाँ पर इस तरीके से शादीशुदा है। उसे तो खुद ही इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो यही दिखाती है, इंट्रोड्यूस भी कराती है कि ये दूसरे ये में गार्ड का काम करता है। अब गू भाई साहब अपने कमरे में जा कर के ईचिन के बारे में ही सोच रहे थे। तभी वहाँ पर या उससे पूछते हुए आती है कि क्या हुआ, तो वो उल्टा उस पर भड़कने लगता है। उन दोनों को लड़ते हुए यहाँ पर ईचिन देख रही होती है। वो यही तो चाहती थी। जब गुस्सा करके गू वहाँ से चले जाता है तो या उसे सिंपैथी देने के लिए बात करने के लिए आती है, लेकिन या उस पर भड़क जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियों को देखा है। तुम यहाँ पर अगर ये बात कभी बाहर गया कि मेरे और गू के बीच में लड़ाई हो रहा था तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। ईचिन इनोसेंट बन के कहती है मैम मैं तो आपका हेल्प करना चाह रही थी। गुस्सा के वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो क्लब में चली जाती है जहाँ पर कि ईचिन ने उसे झूठ बोला था कि गू का अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है।
तो यहाँ पर याओ गार्ड्स पर चिल्ला रही होती है कि वो लड़की कौन है जिसके साथ गो का अफेयर चल रहा है, तुम लोगों को मैंने क्यों रखा हुआ है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर जब वो ईचन से मिलती है तो अब उसके पास उससे हेल्प लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ईचन उसे कुछ आइडियाज़ दे रही होती है कि गो का अफेयर किसके साथ चल रहा है, नहीं वो किस टाइप से उसे पकड़ सकती है। याओ को लगने लगता है कि भले ही वो उसकी सौतेली बहन की तरह दिखती है, लेकिन वो कर तो उसका हेल्प रही है। याओ के पास कोई अपनी अच्छी दोस्त भी नहीं थी जिससे कि वो ये बातें शेयर कर सक रही होती है और वो उसका हेल्प करे। दैट्स वाई वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर ईचन की बातों में आ जाती है और उसके कहने पर ही वो अपनी बेबी गर्ल का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए गो से बात करती है। गो कहता है ठीक है, तुम लोग बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करो। वो काफ़ी खुश हो जाती है, ईचन को कॉल करके कहती है यहाँ पर आकर के सारा डेकोरेशन वगैरह घर पर कर दो, बेबी गर्ल के लिए पार्टी का सारा अरेंजमेंट करना है। ईचन ऐसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रही होती है। वो फाइनली अपनी बेबी गर्ल से मिलने वाली थी। वहाँ पर वो जाती है तो वो याओ को बेबी गर्ल के लिए गिफ्ट खरीदने के बहाने बाहर भेज देती है और कहती है कि डोंट वरी, आप जब तक आइएगा तब तक बेबी गर्ल के बर्थडे पार्टी के लिए मैं सारा अरेंजमेंट कर दूँगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकलती है और अपनी बेबी गर्ल को ढूंढते हुए घर के अंदर जाती है। बेबी गर्ल को देख करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है। इस बच्ची को याओ बहुत ही बुली करती थी और जब बेबी गर्ल को इतना प्यार से कोई हक करने वाला मिला तो पूछने लगता है कि क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रही हो। तभी वहाँ पर गो आता है और वो ईचन से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। बेबी गर्ल के सामने वो ईचन को बुली नहीं कर सकता था, इसलिए हाइड एंड सीक खेलने के लिए बेबी गर्ल को बोलता है ये दोनों को छुपना था और बेबी गर्ल ढूंढेगी। तो बेबी गर्ल बाहर चली जाती है। गो ईचन को चेक करने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, वो किसके लिए काम करती है और कौन से मोटिव से गो के पास आई है। ईचन उसे कहती है कि मुझे याओ ने यहाँ पर भेजा था बेबी गर्ल के लिए बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन गो यहाँ पर ईचन की बातों को नहीं मानता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी बेबी गर्ल इधर आने लगती है और उन्हें पर्दे के पीछे छुपना पड़ता है। ईचन जानती थी कि अब वो थोड़ा बहुत गो को कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुकी है। वो दोनों ऐसे पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। बेबी गर्ल के जाते ही गो ईचन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम किसी मोटिव से आई हो। ईचन उसे कहती है कि हाँ, एक्शन में मुझे तुम्हारा पावर चाहिए था। तुमने मेरे हस्बैंड को तो देखा ही, वो हमेशा ही मेरी मार पिटाई करते रहता है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा शायद उसे ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो मुझे नहीं मारेगा। तुम्हारा पावर एक्शन में मुझे चाहिए था मेरे हस्बैंड से पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये सैड म्यूजिक वाला और ये सिंपैथी वाली कहानी सुन करके मुझे तुम पर तरस आने लगेगा। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी इधर याओ आ जाती है और वो गुस्से में पूछने लगती है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ईचन बहाना कर देती है कि बेबी गर्ल के साथ वो लोग खेल रहे थे। तभी गो अचानक से कमरे में आ गया। फिर वो बाहर हॉल में चली जाती है। याओ को डाउट हो रहा था कि कहीं गो का अफेयर ईचन के साथ ही तो नहीं चल रहा। बाहर जाकर के वो लोग पार्टी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बेबी गर्ल के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह आए हुए थे और यहाँ पर जो ईचन थी वो बेबी गर्ल को केक खाने के लिए देती है। तो बेबी गर्ल इमोशनल होकर के कहती है कि दीदी मुझे आप पसंद हो, आप ना रोज़ घर आया करो, मेरी जो मॉम है ना वो तो मुझे खाने के लिए ही नहीं देती है। अब ये बातें सुन करके ईचन को बहुत बुरा लगने लगता है कि वो उसके बच्चे के साथ ऐसा बिहेव कर रही है। तभी याओ आकर के बच्चे को डांटने लगती है कि तुम स्ट्रेंजर के सामने ये बातें कैसे बोल सकती हो। अब यहाँ पर जो ईचन थी चुपचाप जाने लगती है। बेबी गर्ल जिद कर रही थी कि यहाँ पर मुझे ईचन ही चाहिए। गो यहाँ पर आता है और वो बेबी गर्ल को कहता है कि वो आंटी है, तुम उसे जाने दो, तुम उसे ऐसे नहीं रोक सकते। घर जा कर के वो अपने बटलर से सारी चीज़ों को शेयर कर रही होती है और वो बटलर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो बटलर सोच रहा था कि जल्द से जल्द मैं यहाँ पर ईचन का ये रिवेंज पूरा करा दूँ, क्योंकि वो अपने मालिक के लिए
ऐसे रिवेंज लेना चाहता था। अगले दिन वापस से यहाँ पर वो अपने बटलर को हस्बैंड का रोल प्ले करने के लिए बोलती है। गो अपने क्लब में जाता है तो वो कहता है कि आज इतने कम लोग क्यों हैं, तो बताता है कि इचिन नहीं आई है इसलिए। तो वो उसे ढूंढते हुए इचिन के घर की तरफ जाता है, जहाँ पर कि इचिन ने अपने बटलर को कहा था कि वो जानबूझ करके उसकी पिटाई लगाने की एक्टिंग करेगा, जिसकी वजह से कि यहाँ पर उसे ऐसे देख के भरोसा हो जाए कि वो सही कह रही थी। गो यहाँ पर आता है इचिन को पिटते हुए देख करके इस तरीके से परेशान हो जाता है। उसका मन तो करता है कि वो जा करके उसका हेल्प करे और अपनी फीलिंग उसे जाहिर कर दे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो बस उसे देखते हुए वहाँ से चली जाता है। और यहाँ पर इचिन का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। बटलर कहता है कि लेकिन आप तो यहाँ पर आए नहीं। तो वो उसे कहता है कि तो वो कहती है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। दूसरी तरफ गो घर में जाकर के बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है, तो याओ उससे बात करने के लिए आती है कि क्या हुआ है बताओ तो, बट वो उसे कुछ भी नहीं कहता है। और इधर याओ सोच रही होती है कि गो को वो कैसे पटाए। इसमें वो इचिन का हेल्प लेना चाह रही होती है। वो जानबूझ करके इचिन को यहाँ पर झूठ झूठ कह देती है कि कल रात तो मेरा और गो का कुछ ज़्यादा ही फेयर्स बीता और उसने तो बिल्कुल मुझे सोने ही नहीं दिया। इचिन के मन में गो के लिए फीलिंग नहीं थी, इसीलिए उसे इस बात का कोई बुरा नहीं लगता है। अपना अगला चाल वो चल रही होती है। गो, इचिन और याओ तीनों ही एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कि गो कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में बात करने का प्लान कर रहा था, लेकिन वो बंदा ग्रुप में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था। तभी इचिन उसे रोकती है, काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से उस बंदे को अपना प्लान समझाती है। वो बंदा इम्प्रेस हो जाता है और गो के कंपनी के साथ उसके क्लब में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख करके यहाँ कुछ जेलसी होने लगता है कि इचिन ने जानबूझ करके ऐसा किया है गो के नज़र में आने के लिए। जब इचिन वहाँ से वॉशरूम करके निकल रही होती है, तभी याओ यहाँ पर आती है, उसे बुली करने लगती है कि तुमने गो को इम्प्रेस करने के लिए जानबूझ करके किया ना। इचिन कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो उसे बुली करने लगती है। इधर गो आता है तो पूछता है कि इचिन को क्या हुआ, उसका हेयर स्टाइल ऐसे क्यों ख़राब है। तो याओ झूठ बोल देती है कि मुझे भी नहीं पता, जब मैं यहाँ आई तो इचिन ऐसे कंडीशन में मुझे मिली थी। इचिन को मजबूरी में हाँ मिलाना पड़ता है और वो इनोसेंट बनते हुए गो से कहती है कि आई डोंट थिंक कि मैं इसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर पाऊँगी और मैं यहाँ पर आपके क्लब से रिज़ाइन करना चाहती हूँ। तो गो यहाँ पर कुछ सोचते हुए रेडी हो जाता है और कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सुनते ही याओ तो बहुत ही खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है। इचिन खुद ही चली जा रही है, लेकिन उसे पता नहीं था इमोशनली तो गो कनेक्टेड हो ही चुका है। दूसरे दिन वो अपने बटलर को उसी क्लब में भेजती है, जहाँ पर कि वो ऐसे गेम खेलते हुए सबको कह रहा होता है कि आज मैं अपनी वाइफ को दांव पर लगाने वाला हूँ और वो मेरे लिए लकी है और मैं तो जीतूंगा ही। ये बातें यहाँ पर गो सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि कोई अपनी वाइफ के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकता है। वो अपने कंपनी में यही सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके सेक्रेटरी ने जो इचिन के बारे में पता लगाया था कि वो प्लास्टिक सर्जरी करा के आई है, वो वही सोच रहा था कि आखिरकार वो लड़की है कौन। गो को दिखाने के लिए इचिन का बटलर कुछ गुंडे लोगों को ले करके चले जाता है और वो लोग इचिन को बुली करने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक गो वहाँ पर गार्ड्स लेकर के पहुँच जाता है। गुंडे लोगों की पिटाई करके पहले तो वहाँ सुने जाने के लिए कहता है, फिर इचिन के हस्बैंड का जो रोल प्ले कर रहा होता है उस पर गुस्सा करता है कि वो इचिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है, तीसरे इंसान को बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन इचिन का बटलर उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। गो ऐसे घूर करके उसे देखता है कि उसका बटलर वहाँ से चले जाता है। इचिन यहाँ पर जानबूझ पर करके अपने बॉडी के बने मार्क को बना के दिखाते हुए कहती है, कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई की थी, जिससे कि मेरा फेस पूरी तरीके से डिसफिगर हो गया था। इसी वजह से मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि गो को ये बात तो पता लग गई है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई। इसी वजह से वह खुद ही पहले इनोसेंट बन करके वो गो को ये बातें बता देती है, जिससे कि गो को उस पर ट्रस्ट हो जाता है। वो खुद से ही
खुद की बातें बता रही है तो वो झूठ नहीं बोल रही होगी। ईचिन को वो प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से लेके जाता है। ये बातें याओ को भी पता चलता है और वो बहुत ही गुस्सा में थी। बेबी गर्ल याओ से बात करने के लिए आती है तो वो अपना गुस्सा उस पर निकाल देती है। फिर उसे ध्यान आता है कि बेबी गर्ल का अगर वो ख्याल नहीं रखेगी तो फिर गू उसके साथ नहीं रहेगा, तो फिर वो चुप ही हो जाती है। बेबी गर्ल उसकी थोड़ी थी जो वो उससे प्यार जताएगी। इधर गू ईचिन के बटलर से मिलने के लिए याओ जाती है और उसे अपने साथ मिल करके काम करने के लिए बोलती है। ईचिन के बारे में सारा सच्चाई उसे जानना था। जो प्लास्टिक सर्जरी वाला बात था वो बटलर उसे बता देता है उसे लुभाने के लिए, और वो जाकर के गू को बोलने लगती है। गू उसे कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, उसने प्लास्टिक सर्जरी क्यों कराई, इससे ये बात कहाँ साबित हो रहा है कि वो हमें हर्ट करने के लिए आई हुई है। वो उसे कहता है कि बेहतर होगा कि वो अपने दिमाग से ये कचरा निकाल दे और अपने काम पर फोकस करे। इधर ईचिन जो थी वो याओ के सामने इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मैं आपके हस्बैंड के पीछे नहीं हूँ, आपको गलतफहमी है, आप मुझे एक मौका दे करके देखिए, मैं ज़रूर ही यहाँ पर आपका हेल्प करूँगी। याओ यहाँ पर ईचिन की बातों में धीरे धीरे आने लगती है, क्योंकि बात यहाँ पर अब गो की आ रही थी कि गो को कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है, वो ये आइडिया उसे दे सकती थी। दैट्स वाई वो यहाँ पर ईचिन को रखने का अपने साथ प्लान बनाती है। दूसरी तरफ हमारे गो भाई साहब की बेटी उसे कह रही होती है कि मुझे ईचिन चाहिए, ईचिन को घर लेकर के आने के लिए। गो उसे समझाता है जिद नहीं करने के लिए। ईचिन स्ट्रेंजर है और वो उसे बेवजह ऐसे घर कैसे लेकर के आ सकता है। यही बात यहाँ पर याओ तक भी पहुँचती है, तो बेबी गर्ल को पटाने के लिए ईचिन को कुछ देर के लिए घर बुलाने का डिसाइड करती है और फिर ईचिन को कॉल करती है और कहती है कि मेरी बेटी तुमसे मिलना चाह रही है। ईचिन से वो मिलने के लिए भी गई थी। ईचिन घर जाने के लिए तो रेडी हो जाती है, यह उसे वार्न करती है कि वो उसके हस्बैंड से दूर रहेगी। अगर उसके हस्बैंड को पटाने का कोशिश भी की है, उसके आसपास भी गई, तो उसे छोड़ेगा नहीं। ये कहते हुए वो घर के लिए लौट जाती है। घर जाकर के बताती है कि ईचिन आने वाली है। जब वो यहाँ पर आती है तो बेबी गर्ल उसे देख कर के बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों बाहर गार्डन में खेल रहे होते हैं। ये देख कर के गो भी खुश था, और वैसे भी उसका बच्चा खुश तो गो क्यों खुश नहीं होगा। तभी वहाँ पर ईचिन को वो बेबी गर्ल कहने लगती है कि तुम्हें मेरी मम्मी बन जाओ। यहाँ मुझे बहुत ही बुली करती है और मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो मेरी मॉम है। ईचिन उसे कैसे बताए कि बेटा वो तुम्हारी मॉम ही नहीं है, इसीलिए तो वो तुमसे प्यार नहीं करती है। बातें सुन करके याओ बाहर आती है और वो बेबी गर्ल पर गुस्सा करने लगती है कि वो स्ट्रेंजर से क्या बकवास बोल रही है। गो समझाता है कि बेटा ऐसे जिद नहीं करते हैं। ईचिन कहती है कोई बात नहीं बेटा, मैं आपसे मिलने के लिए आते रहूँगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो गू उसे फॉलो करता है। वो जानबूझ करके अपने में बात कर रही थी कि वो गू को पसंद करती है। गू ये बात सुनता है तो वो भी आके उसे कन्फेस कर देता है। ईचिन कहती है कि लेकिन तुम शादीशुदा हो और मैं भी, ये रिश्ता सही नहीं है। गू से कहता है कि मेरी तो बस याओ से नाम की शादी हुई है, मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ईचिन उसे कहती है कि ठीक है, अगर एक हफ्ते के बाद भी तुम्हारी फीलिंग ऐसी ही रही तो फिर मेरे पास आ जाना। घर जाकर के बटलर कहता है अच्छा मौका था, आपने उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया। ईशियन कहती है कि लड़कों को जो चीज़ आसानी से मिल जाए उन्हें उसकी कद्र नहीं होती। अभी एक हफ्ता वो देखना कैसे तड़पेगा, और अगर सच में वो अपनी बात पे टिका रहा फिर तो हमारा काम हो ही जाएगा। हालांकि ये बातें वो समझ नहीं रहा था, लेकिन ईशियन ने लंबा दाव खेला था। उसे पता था कि अगर वो एक बार में हाँ कह देती तो गू को भी डाउट होता, और दूसरा कि वो उसे ज़्यादा दिनों तक फिर इम्प्रेस नहीं रह पाता। अगले दिन यहाँ पर ईचिन अपने मॉम डैड के ग्रेव के पास जाती है, और वो बहुत दिनों बाद यहाँ पर आए हुई थी। गू ईचिन के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे इम्प्रेस करने के लिए याओ आती है और कहती है कि मेरा बर्थडे कल, तुमने उसके लिए प्लानिंग किया है ना। गू झूठ मूठ का हाँ हाँ कह देता है। अगली सुबह ईचिन ने याओ के लिए सारी चीज़ें प्लान की हुई थी। उसे लगता है कि शायद गू ने ये सब कुछ किया है, लेकिन एक्चुअल में ईचिन कहती है कि वो बिजी है तो उसने ऐसा
करने के लिए कहा था। फिर वो याओ को ड्रेस देते हुए कहती है कि गू आपसे मिलने के लिए ज़रूर ही आएंगे। एक तरफ याओ ने गू को होटल के कमरे में बुलाया था, उसी के ठीक बगल वाले कमरे में ईचिन ने गू को मिलने के लिए बुलाया था। अब ऑब्वियस सी बात है कि चमड़ी मैटर में गू क्या कोई भी लड़का यहाँ पर ईचिन को ही चूज करने वाला था, क्योंकि वो बंदी नहीं थी। इधर याओ रेडी होकर के गू के आने का इंतज़ार करते रह जाती है, लेकिन गू नहीं आता है। वो ईचिन के कमरे में चले जाता है। अब ईचिन को लगता है जैसे कि वो सच में अपने प्लान में आगे सक्सेसफुल हो रही है। ईचिन ने यहाँ पर गू को अपना बनाने के लिए, उसके साथ इंटीमेट होने के लिए यहाँ बुलाया था। तभी वहाँ पर से याओ का कॉल आने लगता है। वो रोते हुए कहती है कि गू तो मुझसे मिलने के लिए आया ही नहीं। इधर गू और ईचिन दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। फिर वो फ़ोन पर उसे समझाती है कि शायद वो किसी काम में बिजी हो गया होगा। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें छोड़ करके तुम्हारा हस्बैंड भला कहाँ ही जाने वाला है। और इस तरीके से गू और ईचिन इधर इंटीमेट होते हैं। और दूसरी तरफ याओ सोचती है कि जब गू वैसे भी शादी के 5 इयर्स तक उसे टच नहीं किया है, तो वो भला क्यों ही खुद को कंट्रोल करके रखने वाली थी। पहले भी वो कई बार कई लड़कों के साथ इंटीमेट हो चुकी थी, और आज वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाती है, सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से को निकालने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था उसकी इन हरकतों का वीडियो ईचिन का बटलर बना चुका है। अगले दिन वो गू की ग्रैंडमदर के पास जाकर के कंप्लेन करता है कि गू उसे भाव ही नहीं देता। उसकी ग्रैंडमदर उल्टा उस पर डांटते हुए कहती है, तुमने आज तक इस घर को एक लड़का नहीं दिया है। तुम्हारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अगर तुम इस घर के लिए लड़का बॉर्न करोगी तो ज़रूर ही वो तुम्हें भाव देगा। ईचिन उसे क्या बताए या उसे क्या बताए कि वो अब कभी माँ बन ही नहीं सकती है। इसी वजह से तो शुरुआत में भी उसने ईचिन का इस्तेमाल किया था गू के बेबी को बॉर्न करने के लिए। अगले दिन जब याओ ईचिन से मिलती है तो ईचिन कल रात क्या वो उस बारे में पूछ रही थी। वो उसे कहती है, होगा क्या यार, गू तो आया ही नहीं। ऊपर से गू की ग्रैंडमदर मुझे प्रेशर बना रही है मुझे लड़का बॉर्न करने के लिए। अगर मैं बेबी बॉर्न कर पाती तो फिर टेंशन ही क्या था। मैं बेबी अब बॉर्न नहीं कर सकती, मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ईचिन ये बात सुनकर और खुश हो जाती है, क्योंकि इससे गू को दूर करना और भी आसान होने वाला था। गू के नहीं आने पर याओ को डाउट होना स्टार्ट हो गया था कि गू का अफेयर ज़रूर ही किसी और लड़की के साथ चल रहा है। तो अगले कुछ दिनों तक वो उस पर नज़र रखती है कि आखिरकार यहाँ पर वो लड़का किसके साथ अपना अफेयर चला रहा है। उसे ये तो पता चल जाता है 90% कि गू का अफेयर किसी के साथ तो चल रहा है, लेकिन वो लड़की कौन है ये बात उसे पता नहीं चल पाता। वो हमेशा ही काम में बिजी होने की एक्टिंग किया करता था, और ये देख कर के याओ को बहुत गुस्सा आता था। वो चाह करके भी उसके फ़ोन मैसेजेस को चेक नहीं कर सक रही थी। और ईचिन ने जानबूझ करके गू के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें प्लांट की थी जिससे कि याओ को लगने लगे कि सच में उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है। जैसे वो कंफर्म होती है तो रोते हुए ईचिन के पास चली जाती है, ये सोचते हुए कि ईचिन उसकी प्रॉब्लम को समझेगी, और वो यही तो चाहती थी। अब जो कुछ भी ईचिन गू से रिलेटेड उसे बोल रही होती है वो सब कुछ यहाँ पर याओ करने के लिए रेडी हो जाती है, और वो यही सोच रही होती है कि जल्द से जल्द वो इन सारे ड्रामा को ख़त्म करे। जब याओ यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो अब मां बन ही नहीं सकती। डॉक्टर कहता है, मैंने तुम्हारे पहले अबॉर्शन पर ही कहा था कि तुम दोबारा मां नहीं बन पाओगी। अब उसे तो बेबी चाहिए था। इधर गू एक लड़की को ढूंढ रहा था। कुछ साल पहले उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अब वो गर्ल प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी है, जिस वजह से उसे ढूंढना मुश्किल है। और उससे ईचिन के बारे में पता था कि वो किस फैमिली की डॉटर है, लेकिन 6 साल पहले वो अचानक से गायब हो गई थी, तो उसके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। वो अपने बटलर को अपने सर्च को आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि
जो बटलर था वो ईचन के डैड के एक भरोसेमंद इंसान को लेकर के आता है। उस इंसान ने कंपनी के कुछ हिडन सीक्रेट्स संभाल करके रखे हुए थे या उसे वो छुपते छुपाते फिर रहा होता है। ईचन को जब वो इंसान मिलता है तो वो उसके साथ मिल करके आगे का प्लान कंटिन्यू कर रही होती है कि अपने डैड की हर एक चीज़ को कैसे या उसे वापस लेना है। हालांकि ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होने वाली थी, लेकिन अब भी ईचन के साथ कुछ अपने ऐसे लोग थे जो कि उसके सपोर्ट में थे और यही उसका अगला प्लान होने वाला था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो उस बदमाश इंसान से मिलने के लिए जाती है, जो कि बदमाश तो था लेकिन उसके डैड की कंपनी को वापस दिलाने में उसका हेल्प कर सकता था। वो इंसान यहाँ पर ईचन की बातों में आ जाता है और उसका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि ईचन ने उस इंसान को यहाँ ताश में उसे हरा दिया था और उसे पता नहीं था। ईचिन ने खुद को ताश में इतना ज़्यादा माहिर कर लिया क्योंकि उसे क्लब में खेलना होता है, दैट्स वाई। तो हारने के बाद वो इंसान ईचिन के साथ मिल करके वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ गू के ग्रैंडमदर के पास ये रिपोर्ट पहुंच जाता है कि याओ अब कभी माँ नहीं बन सकती। वो उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारा डाइवोर्स गू से करा दूंगी जब तुम बेबी ही नहीं बॉर्न कर सकती। इस बात से घबरा करके याओ ईचन को पहले तो किडनैप कर लेती है और फिर उसे अच्छे खासे पैसे देते हुए उसके लिए गू का बेबी बॉर्न करने के लिए कहती है। ईचन को पता था कि याओ उसके पास ज़रूर आएगी क्योंकि उसके और कोई करीबी फ्रेंड नहीं है जो उसके लिए ऐसे काम कर सके। सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर ईचन याओ की बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहे, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपने क्लब में जॉब दिया मुझे, इट्स ऑब्वियस कि मैं यहाँ पर आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। यह उसे कहती है कि बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छा खासा पैसा दूंगी अगर सच में तुमने एक बेबी बॉय को बॉर्न किया तो। ईचन उसके इस ऑफर को मान जाती है। काम ख़त्म करके जब गू सोने जा रहा था तो याओ उसके लिए ऐसे पानी लेकर के आती है। वो बिना ध्यान दिए उस पानी को पी लेता है। फिर याओ उसे आराम करने के लिए बोल करके कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर उसमें वो दवा मिला था तो याओ को काफ़ी चक्कर सा आने लगता है। तभी वहाँ पर ईशिन उसके कमरे में आती है। वो उसे पूछता है कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है, तो वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है, ये कहते हुए कि याओ कभी माँ नहीं बन सकती है और उसने मुझे तुम्हारे कमरे में भेजा है बेबी बॉय बॉर्न करने के लिए, क्योंकि वो बेबी नहीं करेगी तो तुम्हारे घर वाले उसे घर से निकाल देंगे। लेकिन वो उसे टच नहीं कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर याओ मुझे जाने नहीं देगी। और यहाँ पर इस तरीके से वो जो थे फाइनली यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। वो यही तो चाहती थी और अब वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से उसे अपने करीब खींच लेगी। जब अगली सुबह यहाँ पर गू जगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड था ईचन के साथ ये सब कुछ करने की वजह से। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ईचन उसे कहती है कि मैं तो सिर्फ पैसे के लिए ये काम कर रही थी, अगर ऐसा नहीं करती तो याओ मुझे जाने नहीं देती। गू से वो पूछती है कि क्या वो याओ से प्यार नहीं करता। गू से कहता है कि वो किसी और लड़की को ढूंढ रहा है। कुछ साल पहले गू का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी जो कि इस फैमिली की डॉटर थी। वो उसे ढूंढ रहा है लेकिन अचानक से 6 साल पहले वो गायब हो चुकी है और उसे मिल ही नहीं रही। ईशिन को याद आता है, ओह तो गू वही लड़का है जिसका की जान उसने बचाया था। क्या कोइंसिडेंट है। लेकिन इसके बाद भी गू के लिए नफरत ईशिन के दिल में कम नहीं होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके मॉम डैड के कंपनी को संभालने में याओ का हेल्प वो भी तो कर रहा है, वो भी उसकी नज़र में बुरा था। अपना प्लान फिनिश करते हुए ईचिन वहाँ से बाहर निकलती है। हमारे गू भाई साहब तो याओ की यादों में ही अब खोए हुए थे। उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो उसकी बेबी गर्ल है वो गू की तो है लेकिन याओ की नहीं है। समझ जाता है कि ईचिन ने उसे सच ही कहा था।
इचिन याओ से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि काम पूरा हो चुका है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट बन के दिखा रही थी। आधे पैसे याओ यहाँ पर इचिन को दे देती है और कहती है बाकी पैसे बेबी कंसीव होने के बाद वो उसे देने वाली है और तब तक के लिए वो गू से दूर ही रहे। इचिन वो पैसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसे वहाँ से लेकर के चली जाती है, बट उसे पता नहीं था कि याओ ने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया है। अगले कुछ दिनों बाद गो और इचिन दोनों काफ़ी करीब थे। यहाँ पर वो इचिन को अपने क्लब के कुछ पर्सनल एरियाज भी घुमा रहा होता है, जहाँ पर कि वो वैसे कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो ये चीज़ें जानने का तुम्हारा हक है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए इचिन गू के पर्सनल कमरे में एंटर कर जाती है और उसके पर्सनल लॉकर को खोल करके वो इम्पोर्टेंट डायरी, वो नोटबुक ले लेती है, जिससे कि उसके खिलाफ उसके पास बहुत सारे सबूत आ जाते हैं। गू यहाँ पर आता है इचिन को ढूंढने के लिए कि वो किधर है और वो उसे उसका ये लॉकर खोलते हुए देख लेता है, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं बोलता और इचिन जो बहाना देती है वो उस बहाने पर ट्रस्ट कर लेता है। अब गो ऐसा क्यों कर रहा है वो हमें कहानी के एंड में पता चलने वाला है। कुछ दिन और बीतते हैं और फाइनली यहाँ पर इचिन बेबी कंसीव कर चुकी थी और ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि उनके पास गू के खिलाफ अब सारे सबूत आ चुके हैं। वो एक झटके में गू को बर्बाद कर सकती है, लेकिन उससे पहले उसे याओ से बदला लेना था। दैट्स वे वो खुद को कंट्रोल करके रखी हुई थी। अब इस बच्चे को मोहरा बना करके वो याओ को ब्लैकमेल करने का प्लान करती है। ये बात वो याओ को बताने के लिए जाती है कि उसने बेबी कंसीव कर लिया। खुश होकर के याओ उसे उसके पैसे देते हुए कहती है कि ये रहे तुम्हारे पैसे और बेहतर होगा कि तुम सिर्फ बेबी बॉर्न करो और हमारी दुनिया से चले जाना। इशिन उसे कहती है कि ये गू का बेबी है, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ 5 मिलियन में ये बात मानने वाली हूँ? अगर गू से मेरी शादी होगी तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी। याओ कहती है अच्छा तब तुम मुझे डच कर रही हो, तुम्हें लगता है कि ऐसे किसी बिना बैकग्राउंड की लड़की को उसके घर वाले अपने घर की बहू बनाने वाले हैं? इचिन उसे कहती है कि इस बात की तुम्हें गलत फहमी है। अगर भरोसा नहीं है तो मुझे गू की ग्रैंड मदर से तुम मिलने के लिए ले चलो, तुम्हें खुद ही तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। याओ इचिन को उसका औकात दिखाने के लिए कि वो कभी भी गू के घर में शादी करके शामिल नहीं हो सकती है, उसे गू के घर लेकर के जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गू इचिन के सपोर्ट में आ जाता है और जब याओ ये चीज़ देखती है कि गू इचिन का सपोर्ट कर रहा है तो वो समझ जाती है कि एक्शन में यहाँ पर उन दोनों का तो पहले से ही अफेयर चल रहा था और उन दोनों ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उसने तो खुद ही अपने हस्बैंड के करीब इस लड़की को ढकेला था। अब वो लोग यहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं गू की ग्रैंड मदर से, जहाँ पर कि उसकी ग्रैंड मदर को पता चलता है कि इचिन के बेबी बॉय को लेकर के गू के बेबी बॉय को लेकर के इचिन प्रेग्नेंट है। तो फिर भाई साहब उसे भला और किसी चीज़ की ज़रूरत ही कहाँ थी, वो तुरंत ही इचिन को घर में एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखती ही याओ लड़ने झगड़ने लगती है कि मैं यहाँ पर इतने सालों से इस घर में हूँ, मैंने सब कुछ किया, फिर भी आप लोग इचिन को घर की बहू बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो ग्रैंड मदर कहती है हाँ लेकिन एक बेबी बॉय तो तुम बॉर्न नहीं कर पाए ना, तो फिर तुम किसी काम की नहीं हो। और यहाँ पर ऊपर से जो इचिन थी उसने याओ के बारे में पहले यहाँ पर बातें तो फैला ही दी थी और अब वो प्रूफ भी दिखा देती है कि याओ का उसी के बॉडीगार्ड के साथ अफेयर चल रहा है। और ये पहली बार नहीं है जबकि याओ ने ऐसा किया है। ये वीडियोस देखते ही गू को बहाना मिल जाता है याओ से डाइवोर्स का और उसे कहता है कि मैं भले ही तुम्हें टच नहीं किया लेकिन मैं लॉयल था शादी में और तुमने मुझे धोखा दिया। अब वो याओ को यहाँ पर डाइवोर्स देने का बात करने लगता है। गू की ग्रैंड मदर भी उसे इस बातों को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन याओ उसे डाइवोर्स देने के लिए रेडी ही नहीं हो रही थी। तो फिर यहाँ पर इचिन ये बात भी बता देती है कि वो बेबी गर्ल तो एक्चुअल में याओ की है ही नहीं, क्योंकि वो कभी बेबी बॉर्न ही नहीं कर सकती।
उसे इस तरीके से सारी बातें यहाँ पर जब उसकी खुल जाती है तो ईचन ये भी कहती है कि इनडायरेक्टली मैं ही तुम्हारी बहन हूँ जिसको कि तुमने अपने हाथों से मारा था। अब वो ग्रैंड मदर को कहती है कि मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम लोगों को जान से मार देने वाली हूँ। तो जैसे तैसे करके वो यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट करता है और अब याओ को वहाँ से जेल भेज दिया जाता है क्योंकि याओ ने ऐसा कांड किया था। लेकिन याओ इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी और वो जल्दी इनके लाइफ में वापस आएगी। ईचेन का प्लान जो था वो सक्सेसफुल हो चुका था। अगले दिन गो उसे रिंग देकर के प्रपोज करता है तो वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हारे करीब तो मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आई थी। उसके क्लब में जो भी धोखाधड़ी चल रहा होता है उसके खिलाफ यहाँ पर उसने पुलिस में कंप्लेन कर दिया था और पुलिस वाले यहाँ पर गो को पकड़ने के लिए आ रहे थे। ईचेन उसे कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया था मेरी फैमिली के साथ पंगा लेकर के, अब तुम जेल में सड़ोगे। कोर्ट में जब ट्रायल चलता है तो 10 साल के लिए गू को जेल में रहने का ऑर्डर दे दिया जाता है। अगले 10 साल के लिए गू जेल में ही रहता है। 10 साल बाद दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। ईचेन अकेले ही उन्हें पाल रही होती है। गू के फैमिली से उसका कोई कनेक्शन नहीं था। इधर याओ भी जेल से बाहर आ चुकी थी और वो अपने उसी पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ मिल करके गू और ईचेन को सबक सिखाने का प्लान कर रही होती है। उसका मानना था कि ईचेन को जब वो एक बार मार सकती है तो वो दोबारा भी उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटा सकती है। शुरुआत में तो वो गार्ड रेडी नहीं हो रहा था किसी का जान लेने के लिए, लेकिन फिर उसे समझाती है उसी की वजह से हमारी लाइफ इतना ख़राब हुई है। तो वो गार्ड फिर यहाँ पर याओ का बात मान जाता है। इन बातों से अनजान ईचेन अपना काम कर रही होती है। अगले दिन अपने बटलर के साथ मिल करके तभी उसे एक दिन कॉल आता है कि उनके बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। स्कूल के बाद वो बच्चे गायब हो गए थे। अब ईचेन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे याओ का मैसेज आता है और कहती है कि उसके बच्चे उसके पास है। ईचेन समझ जाती है कि याओ उससे रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहा है। उसका बटलर भी और गार्ड्स वगैरह को लेकर के ईचेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ निकलता है। ईचेन एक क्लब में उसे ढूंढने के लिए जाती है। वही क्लब था जो कि ईचेन ने बंद करवाया था, यानी कि गू का। या यहाँ पर अपने गार्ड के साथ आती है और कहती है फाइनली अब मैं तुमसे तुम्हारा रिवेंज लेने वाली हूँ। और यहाँ पर वो उन बच्चे लोगों को भी इसमें बलि का बकरा बना रही थी। ईचेन कहती है तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, मुझसे लड़ो, देखो मैं अकेले आई हूँ ना, मेरे बच्चे लोगों को जाने दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को पहले जाने दो। यह इस बात के लिए मान जाती है और कहती है कि ठीक है, यहाँ पर जितने भी तुम्हारे डैड के सारे एसेट्स और कंपनीज हैं वो तुम मुझे ऑफिशियली मेरे नाम कर रही हो तो ही मैं यहाँ पर तुम्हें जाने देने वाली हूँ। तो ईचेन उन पेपर्स पर साइन कर देती है। याओ को लगता है इतनी आसानी से वो इन पेपर्स पर सिग्नेचर कैसे कर सकती है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। साइन करने के बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है तो याओ कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने देने वाली हूँ, अब तुम भी मरोगी क्योंकि तुमने मेरी लाइफ ख़राब करके रखी है। लेकिन तभी गू यहाँ पर ईचेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। 10 साल बाद वो जेल से बाहर आया था और यहाँ आते ही ईचेन को सपोर्ट करने लगता है। या उसे कहती है कि लड़की ने तुम्हें जेल भेजा था और तब भी तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो। इस बात पर गो कहता है कि हाँ ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरे और ईचेन के बीच का, और तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ईचेन चाहे जो भी करे मैं हर वक्त उसके सपोर्ट में खड़ा हूँ। ईचेन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गो इस तरीके से उसे प्रोटेक्ट करने वाला है। अब यहाँ पर याओ को वो जानबूझ करके उकसाता है कि वो एक गेम खेले उसके साथ, उसके सारे पैसे वो डबल कर देगा और सारे अपनी कंपनी के शेयर्स भी उसे दे देगा अगर वो जीत गई तो। हालांकि उसका सेक्रेटरी याओ को मना कर रहा था, लेकिन पैसे के लालच में आकर के याओ बात मान जाती है और वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। एट द एंड याओ वो गेम हार जाती है और उसके जो भी बचे खुचे पैसे थे वो भी यहाँ पर अब ईचेन के पास जाने वाले थे। ये देख करके याओ बहुत ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी।
वो उनसे फाइट कर रही होती है। दोनों टीम्स में ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। बच्चों को वहाँ से लेकर के जाया जाता है ताकि बच्चे यहाँ पर इन चीज़ों में इंसर्ट ना हो जाए। और ईचेन को बचाने के चक्कर में यहाँ पर गू बहुत ही बुरी तरीके से इंसर्ट हो जाता है। उसका बटलर यहाँ पर और कुछ गार्ड्स वगैरह लेकर के आया हुआ था, जो कि वो लोग गू को अंदर बचाने के लिए जाते हैं। याओ के गार्ड से यहाँ पर गो की पिटाई लगा रहे होते हैं। याओ कहती है अगर तुम मुझे चूज किए होते तो ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। गो कहता है अगर मुझे दोबारा मौका मिला तब भी मैं यहाँ पर ईचेन को ही चूज करूँगा। तब तक वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं। वापस से याओ को वो लोग पकड़ लेते हैं और वो जेल जाने वाली थी। गो के सर पर चोट वोट लगा था। गो को वो लोग हॉस्पिटल लेकर के जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहती है बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। तो वो से कहती है कि तुमने मेरे मॉम डैड को मारा था और मैं तुम्हें माफ़ करने वाली हूँ। अब वो पूरी ज़िंदगी के लिए जेल चली जाती है। हॉस्पिटल में यहाँ पर गो जब जा रहा होता है तो उसे कहता है मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है और तुमने जिस दिन इस तरीके से मेरे उस लॉकर से पैसे की वो पेपर क्यों निकाल पाए थे, क्योंकि मैंने ही अपने खिलाफ सारा सबूत यहाँ पर रखा हुआ था और मैंने जानबूझ करके तुम्हें ये मौका दिया था ताकि तुम उन चीज़ों को ले सको। तुम्हारा मुझ पर एक एहसान था, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं ये एहसान पूरा करना चाहता था। ईशिन को जब ये बात पता चलता है कि गू ने सब कुछ ये प्लान किया था जानबूझ करके, तो फिर उसे अफसोस होने लगता है और वो गू को माफ़ कर देती है। हॉस्पिटल जाने पर यहाँ पर गू ठीक था, बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं थी। तो फिर यहाँ पर वो और गू दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।